Welcome, Virpal. Welcome to the class. Welcome, Amit. Welcome, Kanhaiya. Welcome, चांदनी, शशांक. बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम, हिमांशु. सभी लोगों को नमस्कार. नमस्ते चांदनी. नमस्ते अमित. नमस्ते शशांक. गुड आफ्टरनून हिमांशु. तो देखिए, आज की जो स्पेशल क्लास है हमारी, ये स्पेशल क्लास है इंडियन मॉनसून पर, भारत के मॉनसून पर. ठीक है, तो ये तो पहला सेशन है आज. अब इस पर नमस्ते वंदना, कई सारी स्पेशल क्लासेस मैं लूंगा आपका मॉनसून पर. वेलकम रजा, हैदर, राघवेंद्र, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. कुछ खास नहीं बचा था अमित, कुछ खास नहीं बचा था. वो नॉर्मल सिर्फ विंड्स के नाम थे. ठीक है, वो मैं कभी किसी और दिन आप लोगों को बता दूंगा. कोई ऐसी कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं बची थी उसमें. तो सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. टॉपिक है गाइस हम लोगों का इंडियन मॉनसून, भारत का मॉनसून. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जब हम इंडियन मॉनसून की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है. और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, काफी जटिल. वेलकम हर्षिता. तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे. देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें और चाहे आप मेंस की बात करें, दोनों में ही आपको इससे सवाल पूछे जाते हैं. प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है. गुड आफ्टरनून हर्षिता. तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को, हम लोग आज की चर्चा को. वेलकम अजरुद्दीन खान, बहुत बहुत स्वागत है क्लास में. तो टॉपिक गाइस क्या है हमारा? टॉपिक है इंडियन मॉनसून, भारत का मॉनसून. ये टॉपिक है हमारा. तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को भारत के मॉनसून पर लेकर के चलूं, नमस्ते आंचल, आप लोग यहां से एक चीज समझिए कि जब हम मॉनसून बोलते हैं तो मॉनसून का अर्थ क्या होता है, मॉनसून का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो सुनो. जब भी किसी जगह पर आप ये शब्द लिखा हुआ देखते हो मॉनसून, तो इसके दो मतलब होते हैं. पहला कि आप इसे विंड बोल सकते हो, कि मॉनसून जो है वो पवनें होती हैं. दूसरा आप इसे क्या बोल सकते हो कि मॉनसून जो है वो क्लाइमेट है, जलवायु है. अब सबसे पहले देखें कि अगर हम मॉनसून को विंड कहते हैं, पवन कहते हैं, तब इसका क्या मतलब होगा. और अगर हम मॉनसून को क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु कहते हैं, तब इसका क्या मतलब होगा. देखो, अगर हम मॉनसून को एक विंड मान लें, एक पवन मान लें कि मॉनसून जो है वो एक पवन है, तो कौन सी पवन होगी? आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हम एक ऐसी पवन के बारे में बात कर रहे हैं. गुड आफ्टरनून स्नेहा. जिस पवन की जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा होती है, उस डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है? रिवर्सल, व्युत्क्रमण. और ये व्युत्क्रमण कैसे होता है? सीजन चेंज होने पर, ऋतु परिवर्तन होने पर. तो मतलब यहां पर यह हुआ, वेलकम रेखा, इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी क्षेत्र में
आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो विंड्स हैं, जो पवने हैं, उन पवनों की डायरेक्शन, उन पवनों की दिशा बदल जाती है। नमस्ते प्रभु। पवनों की दिशाओं में व्युत्क्रमण हो जाता है ऋतु परिवर्तन के साथ। तो हम उन्हीं हवाओं को क्या कहेंगे? मॉनसूनल विंड्स हैं, मॉनसूनी पवने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो इंडियन लैंडमास है, जो भारतीय स्थलखंड है, इस भारतीय स्थलखंड में, इस इंडियन लैंडमास में हम क्या देखते हैं? हमें देखने को मिलता है कि जब यहां पर विंटर सीजन होता है, यानी कि शीत ऋतु होती है भारत में, तो शीत ऋतु के समय यहां पर जो हवाएं चलती हैं, भारत के ऊपर जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं की दिशा, उनकी डायरेक्शन होती है क्या? वो हवाएं चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। लेकिन जब इंडिया में विंटर सीजन की जगह पर समर सीजन आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, गुड आफ्टरनून शिखा, तो समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में हमें देखने को मिलता है कि यहां पर ऐसी विंड्स चलती हैं, ऐसी पवनें चलती हैं, जिनकी डायरेक्शन, जिनकी दिशा क्या हो जाती है? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक? तो आप क्या देख रहे हो? आपने देखा ना कि भारतीय स्थलखंड के ऊपर जो हवाएं चल रही हैं, जब मौसम बदला, जब हम शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ गए, तो आप क्या देख रहे हो कि हवाओं की जो दिशा है वो क्या हो गई? बदल गई। पहले हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही थी, अब हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। और यही चीज मैंने आप लोगों को बताई कि जब हम मॉनसूनल विंड्स की बात करते हैं, मॉनसूनी पवनों की बात करते हैं, तो मॉनसूनी पवनों का मतलब होता है ऐसी पवनें जिनकी दिशा में व्युत्क्रमण होता है, दिशा में परिवर्तन होता है सीजन चेंज के साथ, ऋतु परिवर्तन के साथ। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे आगे हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हम मॉनसून को देखें एक क्लाइमेट के रूप में, एक जलवायु के रूप में, जैसे आप लिखते हो ना कि भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है। अगर हम किसी क्षेत्र की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहते हैं, तो उस मॉनसूनी जलवायु की विशेषताएं, उसके फीचर्स हमें क्या देखने को मिलेंगे? दो चीजें। पहली चीज तो वही होगी जो अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन विद सीजन चेंज, यानी कि ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में व्युत्क्रमण। तो जब ऋतु परिवर्तन होगा तो पवनों की दिशा में व्युत्क्रमण हो जाएगा। नमस्ते वर्षा। और अगर किसी जगह में या किसी जगह की जलवायु में आपको हवाओं की दिशा में ये व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, तो आप उस क्षेत्र की जलवायु को क्या बोलेंगे? मॉनसूनी जलवायु है। दूसरी चीज क्या आ जाएगी? सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ बोथ रेनी सीजन एंड ड्राई सीजन। वर्षा ऋतु तथा शुष्क ऋतु दोनों की उपस्थिति। चलिए बढ़िया है, आपका नाम वर्षा है ना, दीदी का नाम ऋतु है। ठीक, पूरा मौसम विज्ञान घर में है, अच्छी बात है। तो हमने क्या देखा कि मॉनसूनी जलवायु की जो विशेषताएं होती हैं
वो दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि हवाओं की जो दिशा है वो दिशा क्या होती रहेगी, व्युत्क्रमित होती रहेगी, ठीक है, परिवर्तित होती रहेगी। और दूसरा आप क्या देख रहे हो कि यहां पर वर्षा ऋतु भी आपको मिलेगी और शुष्क ऋतु भी मिलेगी। भारत को ही देख लीजिए, भारत को अगर आप देखोगे तो जून से लेकर के अक्टूबर तक, पूरा जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये जो समय है, इस समय को हम भारत में क्या बोल सकते हैं कि ये भारत का रेनी सीजन है, वर्षा ऋतु है, ठीक। उसके बाद अगर आप नवंबर से लेकर के चले जाएंगे मई तक, तो पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये पूरे के पूरे जितने भी मंथ्स हैं ये आपको कैसे देखने को मिलेंगे, ये हो जाएगा भारत का ड्राई सीजन, शुष्क ऋतु। तो भारत में अगर आप देखोगे तो हवाओं की दिशा भी बदलती है और हमें एक वर्षा ऋतु भी मिलती है और एक शुष्क ऋतु भी मिलती है। इसीलिए भारत की जलवायु को हम क्या लिखते हैं कि भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है, मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है। अब आगे कुछ चीजें और जान लीजिए आप लोग। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये पीसीएस में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो मॉनसून शब्द है, ये शब्द कहां से आया। तो इस शब्द की उत्पत्ति दो तरीके से बताई जाती है। एक चीज बताई जाती है कि एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, अरेबिक वर्ड है मौसिन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरबी भाषा का ये जो शब्द है मौसिन, यहां से मॉनसून शब्द आया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि एक मलयन वर्ड है, ठीक है, एक मलयन शब्द है जिसका नाम है मॉनसिन। तो ध्यान रखिएगा कि जो मॉनसून शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहां से है, ये शब्द कहां से आया, इसको लेकर के दो तरीके के विचार हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि अरेबिक शब्द मौसिन से आया है और कुछ लोग बोलते हैं मलयन शब्द मॉनसिन से आया है। बट इन दोनों ही शब्दों का, चाहे आप मौसिन की बात करिए चाहे आप मॉनसिन की बात करिए, इन दोनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है, सीजन चेंज, ऋतु परिवर्तन। समझ गए। तो मॉनसून शब्द अरेबिक भाषा से भी हम बोलते हैं और मलयन जो लैंग्वेज है उससे भी हम बोलते हैं। अब ये आपने मॉनसून शब्द की व्युत्पत्ति समझ ली। आगे चलो और एक चीज बताता हूं आपको। जैसे देखिए जब हम लोग मॉनसूनल क्लाइमेट पढ़ते हैं ना, मॉनसूनी जलवायु, तो हमारे दिमाग में सामान्य रूप से एक चीज होती है कि मॉनसूनी जलवायु केवल भारत में मिलती है। बट ऐसा नहीं है। मॉनसूनी जलवायु दुनिया के और भी कई सारे हिस्सों में, कई सारे क्षेत्रों में हमें प्राप्त होती है। बट हर जगह का मॉनसून एक जैसा नहीं है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि जब हम ग्लोबल लेवल पर देखते हैं, जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, तो मॉनसून कितने प्रकार का होता है। तो मॉनसून के अगर आप प्रकार देखोगे तो मॉनसूनल क्लाइमेट हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है। वेलकम सुरभि, सुरभि। दो प्रकार की मॉनसूनी जलवायु आपको देखने को मिलेगी। एक जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मॉनसून, पारंपरिक मॉनसून, ट्रेडिशनल, पारंपरिक। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्यूडो मॉनसून, यानी कि छदम मॉनसून। सो एक मॉनसून है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है। दूसरा मॉनसून है जिसे हम बोल रहे हैं स्यूडो मॉनसून है, छदम मॉनसून है। तो जल्दी से समझो कि इन दोनों प्रकार के मॉनसूनों में अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई
ट्रेडिशनल मॉनसून, पारंपरिक मॉनसून किसे कहते हैं हम? तो देखिए, पारंपरिक मॉनसून का मतलब होता है एक ऐसी क्लाइमेट, एक ऐसी जलवायु, जिस जलवायु में जो विंड डायरेक्शन होती है, जो पवनों की दिशा होती है, पवनों की दिशा में आपको क्या देखने को मिलता है? कंप्लीट रिवर्सल, पूर्ण व्युत्क्रमण। पूर्ण व्युत्क्रमण का क्या मतलब? कंप्लीट रिवर्सल का क्या मतलब? देखो, पूर्ण व्युत्क्रमण का मतलब हुआ कि अगर एक समय पर हवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही हैं, तो फिर ये हवाएं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने लगे। इसको आप क्या बोल दोगे कि ये हुआ कंप्लीट रिवर्सल, यानी कि पूर्ण व्युत्क्रमण। वेलकम साधना, स्वागत है क्लास में। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि पारंपरिक मॉनसून क्या होता है, ट्रेडिशनल मॉनसून क्या होता है, तो आप बोलोगे एक ऐसी मॉनसूनी जलवायु जिस जलवायु में पवनों की जो दिशा होती है, उस दिशा में हमें पूर्ण व्युत्क्रमण देखने को मिलता है, कंप्लीट रिवर्सल देखने को मिलता है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? अगर आप इस प्रकार की जलवायु का एग्जाम्पल देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मॉनसूनल क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया की मॉनसूनी जलवायु। दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया की मॉनसूनी जलवायु। अब क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारा जो भारत है वो कौन से क्षेत्र में आता है? दक्षिण एशिया में आता है। तो इसका मतलब अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत का जो मॉनसून है वो किस प्रकार का मॉनसून है, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रेडिशनल मॉनसून है, पारंपरिक मॉनसून है। और पारंपरिक मॉनसून में क्या होगा कि हवाओं की दिशा जब बदलती है तो उसमें कंप्लीट रिवर्सल होता है, पूर्ण व्युत्क्रमण होता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट रिवर्सल ट्रेडिशनल मॉनसून के बाद दूसरा आया जिसको हम बोलेंगे स्यूडो मॉनसून, छदम मॉनसून। देखिए, छदम मॉनसून का मतलब है एक ऐसी मॉनसूनल क्लाइमेट, एक ऐसी मॉनसूनी जलवायु जिस मॉनसूनी जलवायु में जो विंड डायरेक्शन होती है, जो पवनों की दिशा होती है, इस पवनों की दिशा में हमें क्या देखने को मिलता है? पार्शियल रिवर्सल, आंशिक व्युत्क्रमण। क्या है ये पार्शियल रिवर्सल? क्या है ये आंशिक व्युत्क्रमण? देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर एक समय पर हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही हैं और फिर क्या हो, हवाओं की दिशा बदले और हवाएं जो हैं ऐसे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना शुरू कर दें, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना शुरू कर दें, तो आप क्या बोलोगे? हवाओं की दिशा बदली तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हवाएं एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में बहने लगी, एकदम उल्टी दिशा में बहने लगी। ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी रिवर्सल है, यहां पर भी व्युत्क्रमण है, बट दिस टाइप ऑफ रिवर्सल इज पार्शियल रिवर्सल। इस प्रकार का जो व्युत्क्रमण है वो आंशिक व्युत्क्रमण है। तो जब किसी जगह पर विंड डायरेक्शन में रिवर्सल हो बट वो पार्शियल रिवर्सल हो, आंशिक व्युत्क्रमण हो, तब उस क्षेत्र की जलवायु को आप क्या लिखेंगे? स्यूडो मॉनसून है, छदम मॉनसून है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके कि भाई इस प्रकार की जलवायु हमें मिलती कहां कहां पर है? तो आप देखोगे ये आपको मिलेगी मॉनसूनल क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका,
कॉमा सेंट्रल अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा हमने? अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की मॉनसूनी जलवायु। अफ्रीका, मध्य अमेरिका तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की मॉनसूनी जलवायु। तो ये आप लोगों ने समझा कि पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर कितने प्रकार की मॉनसूनी जलवायु मिलती है और किस प्रकार की जलवायु किस क्षेत्र में प्राप्त होती। अब चलते हैं आगे। आगे अब हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, इंडियन मॉनसून यानी कि भारत का मॉनसून। तो सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब आप भारत में मॉनसून की बात करोगे तो भारत में जो मॉनसून हमें मिलता है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अगर आप भारतीय मॉनसून के प्रकारों की बात करोगे तो एक हमें मिलता है जिसको हम कहते हैं समर मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून, या इसी समर मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून को क्या लिखते हैं हम? साउथ वेस्ट मॉनसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। दूसरा आप देखोगे कि एक और मॉनसून आता है इंडिया में जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उत्तर पूर्वी मॉनसून, या फिर इसी को लिखा जाता है विंटर मॉनसून, शीतकालीन मॉनसून। तो याद रखेंगे आप लोग कि भारत में दो प्रकार का मॉनसून हमें देखने को मिलता है। एक ग्रीष्मकालीन है यानी कि गर्मी के मौसम में आएगा, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून हम इसे कहते हैं। दूसरा शीतकालीन है यानी कि ठंड के मौसम में आएगा और इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी मॉनसून। गुड आफ्टरनून दीप्तांशु, नमस्ते। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों प्रकार के मॉनसूनों पर चर्चा करेंगे। पहले इनको अच्छे से समझेंगे फिर आगे की बात होगी। तो चलो जल्दी से हेडिंग बना लो सब लोग। क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून या दक्षिण पश्चिमी मॉनसून। अच्छा, यहां तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई, जितनी भी चीजें बताई, सब कुछ समझ में आया है? अगर आया है तो एक फीडबैक दीजिए आप सब लोग। गिव मी अ थम्स अप कि हाँ एवरीथिंग इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, चलो तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि भाई समर मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून है क्या। गुड आफ्टरनून ट्रिपल टाइगर, टाइगर टाइगर टाइगर, गुड आफ्टरनून। तो समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून को अगर आप देखोगे तो सुनो, क्या है ये? विंड्स हैं, हवाएं हैं। कौन सी हवाएं हैं? ये वो हवाएं हैं जिनका प्रवाह, जिनका फ्लो हमें देखने को मिलता है फ्रॉम इंडियन ओशन टुवर्ड्स इंडियन लैंड मास। यानी कि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि ग्रीष्मकालीन मॉनसून क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि ग्रीष्मकालीन मॉनसून या दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का मतलब है पवने। कौन सी पवने? ऐसी पवने जो हिंद महासागर से आती हैं भारतीय स्थलखंड की ओर, इंडियन ओशन से आती हैं किधर? इंडियन लैंडमास की तरफ। नमस्ते, क्षमा। तो ये तो हमने देखा
कि हिंद महासागर से, इंडियन ओशन से इंडियन लैंडमास की तरफ आने वाली हवाओं को हम क्या बोल रहे हैं? समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून। बट कुछ और चीजें हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है कि ये विंड्स इफेक्टिव होती हैं, प्रभावी होती हैं कौन से सीजन में? इफेक्टिव ड्यूरिंग समर सीजन। यानी कि ये पवनें जो हैं ये प्रभावी होती हैं ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में। तो अगर आपको किसी को बताना होगा कि ग्रीष्मकालीन मॉनसून क्या होता है, तो आप देखो, सुनो ध्यान से। आप बस इतना बताना कि जब हमारे यहां पर गर्मी का मौसम आता है तो हिंद महासागर से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं इंडिया की तरफ, भारत की तरफ। और हिंद महासागर से इंडिया की तरफ जो हवाएं आती हैं, पवनें आती हैं, उन्हीं पवनों को हम समर मॉनसून या दक्षिण पश्चिमी मॉनसून नाम देते हैं। बहुत सरल सी चीज है। अब क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ये हवाएं महासागर से आ रही हैं और किधर चल करके आ रही हैं? स्थलखंड की तरफ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हवाएं महासागर से आएंगी स्थलखंड की तरफ, तो अपने साथ नमी लेकर के आएंगी, मॉइस्चर लेकर के आएंगी। ठीक है? हाँ वंदना, वही चीज मैंने बताया कि समर मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो विंड्स हैं, पवने हैं। ऐसी पवनें जो इंडियन ओशन से, हिंद महासागर से आती हैं इंडियन लैंडमास की तरफ, भारतीय स्थलखंड की तरफ। और ये हवाएं प्रभावी होती हैं, इफेक्टिव होती हैं ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है? और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो विंड्स हैं जिन्हें हम समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून बोल रहे हैं, इन विंड्स के बारे में आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये हवाएं ओशन से आ रही हैं। वेलकम शिवालिका, वेलकम अर्चिता, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस स्पेशल क्लास में। तो अब महासागर से अगर आएंगी तो महासागर से आने की वजह से इनका नेचर कैसा होगा? मॉइस्ट। ये हवाएं मॉइस्चर लेकर के आएंगी, नमी लेकर के आएंगी। और बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हवाएं अपने साथ नमी लेकर के आती हैं तो जिस स्थलखंड पर वो पहुंचेंगी वहां पर बारिश करेंगी। नमस्ते शिवालिका, अर्चिता, नमस्कार। तो देखो, ये मतलब हुआ ग्रीष्मकालीन मॉनसून का, कि जब आप पढ़ते हो ना भारत में मॉनसून आ गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आ गया, तो उसका सीधा सा मतलब होता है हवाएं हैं जो हिंद महासागर से चल करके आ रही हैं किसकी तरफ? भारत की तरफ। और क्योंकि वो महासागर से चल करके आ रही हैं, इसलिए अपने साथ क्या लेकर के आ रही हैं? मॉइस्चर, नमी लेकर के आती हैं। और क्योंकि ये नमी लेकर के आती हैं, इसीलिए भारत में आकर के ये क्या करती हैं? बारिश करती हैं, वर्षा करती हैं। ठीक है? ये मतलब हुआ समर मॉनसून का, साउथ वेस्ट मॉनसून का। नमस्ते राम कुमार। लेकिन एक चीज है, चीज ये है कि जब हम लोग समर मॉनसून, ग्रीष्मकालीन मॉनसून की बात करते हैं, अरे बाप रे, जिम कॉर्बेट टाइगर हंटर, वेलकम वेलकम। भैया ये जो तीन तीन टाइगर हमारी क्लास ज्वाइन किए थे वो लोग भाग ले यहां से, क्योंकि अभी टाइगर हंटर जो है वो आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जिम कॉर्बेट टाइगर हंटर का। तो समर मॉनसून की जब हम बात करते हैं तो आप लोग एक चीज देखते हो कि दीज विंड्स प्रोवाइड रेनफॉल इन होल इंडिया। यही चीज तो देखते हो ना भाई, बहुत सरल सी चीज है। जब ये ग्रीष्मकालीन मॉनसून आता है तो इस ग्रीष्मकालीन मॉनसून से पूरे भारत में बारिश होती है, पूरी इंडिया में। आप अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक चले जाइए, आप केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, लद्दाख तक चले जाइए, हर जगह पर
आपको क्या देखने को मिलेगी? बारिश देखने को मिलेगी। क्यों? मैंने बताया, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं ये अपने साथ क्या लेकर के आ रही हैं? मॉइस्चर, नमी। बट यहां पर एक चीज होती है कि ये जो हमारा ग्रीष्मकालीन मॉनसून है, इस ग्रीष्मकालीन मॉनसून से हमें एक चीज देखने को मिलती है, वेरी लो रेनफॉल, अत्यधिक कम मात्रा में वर्षा दो क्षेत्रों में। वेलकम मनीष। ग्रीष्मकालीन मॉनसून भारत के दो क्षेत्रों में बहुत ही कम बारिश करता है। कौन कौन से वो दो क्षेत्र होते हैं? एक क्षेत्र है आपका राजस्थान, तभी वहां पर मरुस्थल है, और दूसरा क्षेत्र है आपका तमिलनाडु प्लेन, तमिलनाडु का मैदान। वेलकम प्रदीप। तो जब जून के महीने में आप लोग पढ़ते हो कि मॉनसून आ गया, मनीष आप क्लास को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? रिफ्रेश कर लो एक बार क्लास को, तो आपकी जो वॉइस है वो आना शुरू हो जाएगी फोन में। ओके, अब सुनिए, जून के महीने में जब आप सुनते हो कि मॉनसून आ गया, केरल में मॉनसून आता है सबसे पहले। अब जब मॉनसून आता है तो धीरे 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 वो हवाएं पूरे भारत पर फैलती हैं, और जैसे जैसे वो हवाएं, अरे कोई टाइप करके बता दो मनीष को कि भाई आप क्लास को रिफ्रेश कर लो, प्लीज समवन टाइप कर दो जरा, कमेंट सेक्शन में लिख करके मनीष को बता दो। हाँ, रिफ्रेश कर लीजिए क्लास को मनीष, क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही तो वो कैसे सुनेंगे, कैसे समझेंगे? ठीक। अच्छा, आप सुनिए, पूरे भारत में तो बारिश होती है, बट जब हम राजस्थान की बात करते हैं और जब हम तमिलनाडु के मैदान की बात करते हैं, तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं। हाँ, हो गया हो गया, बस पहुंच गई होगी बात वहां तक, मनीष ने रिफ्रेश कर ली होगी, और अगर नेट सही हुआ होगा तो आवाज आना शुरू हो गई होगी। हाँ, चांदनी, मौसिन राम में क्यों इतनी बारिश होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मेघालय पहुंचने दीजिए। और सिर्फ मौसिन राम ही नहीं बताएंगे, चेरा पूंजी भी बताएंगे साथ में, ठीक है? दोनों बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। बिल्कुल, देखो हिमांशु ने एकदम तड़ित झंझा की तरह जवाब भी दे दिया, थंडर स्टॉर्म की तरह। फनल टोपोग्राफी, लेकिन ये फनल टोपोग्राफी क्या होती है और कैसे इससे रेनफॉल जो है वो ज्यादा हो जाता है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब यहां पर आप लोग ये समझो कि राजस्थान में और तमिलनाडु के मैदान में इतनी ज्यादा, मतलब पूरा का पूरा भारत जो है, पूरे भारत में बारिश हो रही होती है, लेकिन राजस्थान में बहुत कम बारिश, तमिलनाडु के मैदान में बहुत कम बारिश। क्यों? कुछ ना कुछ इसके रीजंस होंगे, कुछ ना कुछ इसके कारण होंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कारण बताता हूं। देखो, कारण में सबसे पहली चीज, अगर हम राजस्थान के बारे में समझें, कोई भी आपसे अगर पूछता है कि राजस्थान में बारिश इतनी कम क्यों होती है, तो आप बोलोगे राजस्थान में बारिश कम होने का नहीं राघवेंद्र, रेन शेडो रीजन नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। रेन शेडो रीजन जो काम करता है वो तमिलनाडु के मैदान में काम करता है। यहां पर कुछ अलग कारण है, तो बताता हूं मैं क्या कारण है। पहला, देखो पहला ये है कि यहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मिलती हैं, प्रति चक्रवातीय दशाएं। अब ये क्या है प्रति चक्रवातीय दशाएं? आप अगर राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास में है, कर्क रेखा के पास में, और 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास में
हमें एक प्रेशर बेल्ट मिलती है, एक वायु दाब की पेटी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी। अब ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ना, उच्च वायु दाब की पेटी जो है, इस उच्च वायु दाब की पेटी में हमेशा गैसों का क्या होता रहता है, सब्सिडेंस होता रहता है, अवतलन होता रहता है। यानी कि गैसें ऊपर से नीचे की तरफ आती रहती हैं, और जब गैसें ऊपर से नीचे की तरफ आती रहती हैं तो नीचे क्या बन जाता है, उच्च दबाव, हाई प्रेशर। और जब किसी जगह पर हाई प्रेशर बनता है तो वहां की दशाओं को हम क्या लिखते हैं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, यानी कि प्रतिचक्रवाती दशाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, प्रतिचक्रवातीय दशाएं हैं, सबसिडेंस हो रहा है, अवतलन हो रहा है, हाई प्रेशर बना है, सब कुछ सही है, बट बारिश क्यों नहीं होगी? सुनो, देखो, बारिश तब होती है जब किसी क्षेत्र में जो गैसें मॉइस्चर लेकर के पहुंची, नमी लेकर के पहुंची, उनका अपलिफ्टमेंट हो। बारिश होने के लिए किसी क्षेत्र में गैसों का उत्थान होना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये उत्थान होता है तभी इस उत्थान से बादल बनते हैं, और बादलों से क्या होता है, रेनफॉल। अब जरा सोचिए आप, अगर किसी जगह पर लगातार सब्सिडेंस हो रहा है, लगातार अवतलन हो रहा है, तो अवतलन का मतलब होगा कि वहां पर अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाएगा, उत्थान नहीं हो पाएगा, और अगर उत्थान नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। समझ गए? तो सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे कि राजस्थान में कम बारिश होने के लिए उत्तरदायी कारक अगर आपसे पूछे जाएं तो पहली चीज आप बताएंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी की एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, प्रति चक्रवाती दशाएं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नंबर 2, आप लिखोगे कि अरावली माउंटेन रेंज is unable to work as an effective orographic बैरियर। बिल्कुल सही बात है आदित्य कि 23.5 डिग्री पर तो और भी स्टेट्स हैं, तो वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है 23.5 डिग्री के पास में, तो वो जो हाई प्रेशर बनता है ना, वो पूरी पृथ्वी पर हमेशा हर जगह पर नहीं बनता है, ओके, बल्कि हाई प्रेशर की सेल्स होती हैं, सेंटर्स होते हैं। तो जिस एरिया के ऊपर वो सेंटर बन जाएगा वहां पर डेजर्ट बनेगा, और आसपास के इलाकों में अगर हाई प्रेशर नहीं बना तो वहां पर आपको डेजर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रेशर बेल्ट्स को जब हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि 25 से 35 डिग्री के बीच में हर जगह पर हाई प्रेशर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह पर हाई प्रेशर नहीं होता है। 25 से 35 के बीच में कुछ कुछ आपको सेंटर्स मिलेंगे जहां पर हमेशा हाई प्रेशर रहता है, इसीलिए उस पूरे क्षेत्र को हाई प्रेशर बेल्ट कह दिया जाता है। ठीक है आदित्य? तो बाकी स्टेट्स भी हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में उस तरीके के सेंटर्स जो है, उस तरीके के सेल्स जो है हाई प्रेशर की, वो नहीं बनती हैं, ये रीजन है उसका। अब यहां पर क्या लिखा मैंने कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्रभावी पर्वतीय अवरोध के रूप में कार्य करने में असमर्थ है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक प्रभावी पर्वतीय अवरोध के रूप में कार्य करने में असमर्थ है। प्रभावी पर्वतीय अवरोध, ये क्या है पर्वतीय अवरोध? सुनो, जैसे मान लो
कि अगर ये कोई क्षेत्र है और यहां पर हम थोड़ा आगे गए तो यहां पर एक पर्वत मिल रहा है हमें। अब जरा इमेजिन करो कि अगर हवाएं चल करके आएंगी इस मैदानी क्षेत्र में और सामने एक पर्वत है, ठीक है। हाँ, वो वहां पर प्रेशर बेल्ट्स में करा दिया था आदित्य, प्रेशर बेल्ट में ये सारी चीजें बता दी थी। ओके, अब सुनो, अगर ये विंड्स चल करके आ रही हैं और सामने आप देख रहे हो कि देयर इज अ माउंटेन रेंज, एक पर्वत श्रृंखला है, तो फिर इन विंड्स की एक मजबूरी हो जाती है कि ये इस पर्वत से टकराएंगी और टकरा करके ऊपर उठेंगी, राइज करेंगी। ये एक तरीके का एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये पर्वत इन हवाओं को बाध्य करता है, इन्हें फोर्स करता है कि ये हवाएं क्या करें, राइज करें, उत्थान करें। ठीक, अब सुनिए, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, अगर आप राजस्थान के क्षेत्र को देखोगे तो कुछ इस तरीके का रीजन हमें ये देखने को मिलता है, गुजरात और राजस्थान को अगर हम देखें। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये है थार डेजर्ट का रीजन, थार मरुस्थल का क्षेत्र, और यहां पर आप देखते हो इस तरीके से अरावली पर्वत हमें देखने को मिलता है। ये अरावली माउंटेन रेंज है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अरावली पर्वत की दिशा, ये देखो, ये शुरू होता है कहां से, ये शुरू होता है दिल्ली से और कहां तक चल करके आता है, तो यहां पर गुजरात में हमें एक जगह मिलती है पालनपुर। ठीक, तो पूरा दिल्ली से लेकर के पालनपुर तक ये अरावली पर्वत है। अब अगर आप इस पर्वत की दिशा देखेंगे तो अरावली की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब जो मॉनसूनल विंड्स आती हैं, जो मॉनसूनी पवनें आती हैं, वो इस तरीके से आती हैं, ये मॉनसूनी हवाएं हैं। तो अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत की जो दिशा है, ये बिल्कुल वही दिशा है जो इन हवाओं की है। तो क्या ये पर्वत इन हवाओं को रोक पाएगा? बताइए, यस और नो। क्या ये पर्वत इन हवाओं के लिए एक बैरियर, एक अवरोध का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। और अगर ये एक बैरियर, एक अवरोध का काम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि राजस्थान में बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो ये जो पॉइंट आपने लिखा कि अरावली जो है वो एक प्रभावी पर्वतीय अवरोध के रूप में कार्य नहीं करता है या नहीं कर पाता है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो अब आप एक बार फिर से सुन लें कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई जब मॉनसून आता है तो पूरे भारत में वर्षा होती है, पूरे भारत में बारिश होती है, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्यों? तो आप बोलोगे राजस्थान में बारिश नहीं होने के दो कारण हैं। पहला, कि राजस्थान में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस मिलती हैं, प्रति चक्रवातीय दशाएं मिलती हैं। और दूसरा आप बोलोगे कि अरावली रेंज जो है, अरावली रेंज इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू मॉनसूनल विंड्स। अरावली पर्वत मॉनसूनी हवाओं के लगभग लगभग समानांतर है। तो ये हमने देखा
कि जब हमारी गर्मी के मौसम में मॉनसून आता है तो पूरे भारत में बारिश होती है, लेकिन राजस्थान में नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका कारण यहां बताया मैंने आपको। अब बढ़ो आगे, क्योंकि अभी एक और क्षेत्र देखना है भारत का जहां पर मॉनसून से बारिश नहीं होती है, एंड दैट इज तमिलनाडु प्लेन, तमिलनाडु का मैदान। अब देखो, जैसे केरल में बारिश हो रही है, आप लोग सब लोग पढ़ते हो कि जब मॉनसून आता है तो केरल में मॉनसून से भारी बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि केरल में बारिश हो रही है, तमिलनाडु में नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? तो अब देखिए, अगर आप अपने पेनिनसुलर इंडिया को देखोगे, प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में हमें यहां तट के साथ साथ कुछ पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इस तरीके से आप अगर देखोगे तो यहां पर आपको कुछ हिल्स देखने को मिलेंगी, पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? तो आप देखोगे यहीं पर आपको नीलगिरी हिल्स मिलेंगी, नीलगिरी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। इसके नीचे अगर आप आ जाओगे तो नीलगिरी हिल्स के नीचे आपको अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई पहाड़ियां आपको मिलेंगी। और अन्नामलाई पहाड़ियों से और नीचे अगर आप चले जाओगे तो कार्डमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां जिनको बोलते हैं, ये कार्डमम पहाड़ियां आपको मिलेंगी, इलायची पहाड़ियां आपको मिलेंगी। अब मॉनसून जब आएगा, देखिए मॉनसून की दिशा क्या होती है। मॉनसून जो है वो इस तरीके से आता है, ये मॉनसून की डायरेक्शन होती है, जो मॉनसूनी हवाएं हैं। अब आप अगर थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगा लेंगे कि अगर मॉनसूनी हवाएं इस तरीके से आ रही हैं और तमिलनाडु का मैदान कहां पर है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ये है तमिलनाडु का मैदान, तमिलनाडु प्लेन। ठीक, तो सोचिए आप लोग कि ये जो मॉनसूनी हवाएं हैं, ये जो मॉनसूनी पवनें हैं, अगर इन मॉनसूनी हवाओं को इस तमिलनाडु के मैदान में पहुंचना है तो इन हवाओं को, इन पहाड़ियों को क्रॉस करना पड़ेगा, इन पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो कि ये एक तटवर्ती मैदान है, फिर यहां पर एक पर्वत है इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अगर हवाएं इधर से आएंगी नमी लेकर के, तो इस पर्वत से टकरा करके ये राइज करेंगी, उत्थान करेंगी। और जब यहां पर गैसों का अपलिफ्टमेंट होगा, उत्थान होगा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्थान होने से क्या बनेगा, क्लाउड्स बनेंगे, बादल बनेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप मान लो ये केरल का तटवर्ती इलाका है, ये केरल का कोस्टल रीजन है, ठीक है। इसको आप चाहे नीलगिरी पहाड़ियां मान लीजिए, या मान लीजिए कि कार्डमम पहाड़ियां हैं या अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। और इधर आप इमेजिन कर लो कि ये आगे का जो हिस्सा है हमारा, ये आगे का हिस्सा है तमिलनाडु प्लेन, ठीक है। इसको हम तमिलनाडु का मैदान मान लेते हैं। ये कोस्टल प्लेन ऑफ केरला हो गया, केरल का तटवर्ती मैदान है। अब होता क्या है कि ये हवाएं महासागर से मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं, नमी लेकर के आ रही हैं, आकर के इस पर्वत से टकराएंगी। और जब हवाएं किसी पर्वत से टकराती हैं तो टकरा करके वो राइज करती हैं, ऊपर उठती हैं। और जब वो ऊपर उठती हैं तो उनके अंदर की जो नमी होती है
जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होता है, संघनित होता है, और जब मॉइस्चर कंडेंस होता है तो क्या बनते हैं? बादल, क्लाउड्स। और क्लाउड्स बनेंगे तो इस वाले ढलान पर भारी बारिश होगी। अब याद रखिएगा कि जिस ढलान पर भारी बारिश होगी इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे विंड वार्ड स्लोप। इसको क्या कहोगे आप? पवन मुखी ढलान, पवन मुखी, विंड वार्ड स्लोप। और फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये हवाएं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं बारिश करती हुई, ये हवाएं दूसरे ढलान पर नीचे की तरफ उतरेंगी। अब दो चीजें हैं यहां पर देखिए, ये विंड वार्ड स्लोप जो है, ये पवनमुखी ढलान जो है, इस पर हवाएं ऊपर की तरफ जा रही थी, और मैंने आपको बताया था कि जब हवाओं का अपलिफ्टमेंट होता है, उत्थान होता है, तो बादल बनते हैं। ठीक, इस वाले ढलान पर क्या हो रहा है? हवाओं का सबसिडेंस है, अवतलन है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। और जब हवाएं नीचे की तरफ चलती हैं तो बादल बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरी चीज, इधर इस वाले ढलान पर ये हवाएं जैसे जैसे ऊपर जा रही हैं ये बारिश कर रही हैं। तो अगर ये हवाएं लगातार बारिश करती जाएंगी तो इनके अंदर का मॉइस्चर भी तो कम होता चला जाएगा, इनके अंदर की नमी भी तो घटती चली जाएगी। और अगर नमी घटती चली जाएगी तो जब ये हवाएं दूसरे ढलान पर पहुंचेंगी तो इनके अंदर की नमी कम होगी और ये बारिश कम करेंगी। तो सुनिए, ये जो दूसरा वाला स्लोप है, ये जो दूसरा वाला ढलान है, इस ढलान को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है लीवार्ड स्लोप, पवन विमुखी ढलान। और देखने को आपको यह मिलेगा कि विंडवार्ड स्लोप पर भारी बारिश और लीवार्ड स्लोप, पवन विमुखी ढलान, और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश होगी वो बहुत कम होगी। इसको हम कहते हैं रेन शैडो इफेक्ट, इसी को कहते हैं वृष्टि छाया प्रभाव। तो ये जो सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई, आप लोग मुझे बस इतना बताओ कि तमिलनाडु का जो मैदान है वहां पर नीलगिरी पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों, कार्डमम पहाड़ियों, इन सभी पहाड़ियों का रेन शेडो इफेक्ट, वृष्टि छाया प्रभाव काम करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो बताइए आप सभी लोग। काम करेगा ना? और अगर वृष्टि छाया प्रभाव काम करेगा तो ऑब्वियस सी चीज है कि तमिलनाडु मैदान के क्षेत्र में बारिश जो है वो कैसी होगी? कम होगी। तो तमिलनाडु प्लेन के बारे में एक चीज आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारा तमिलनाडु का मैदान है, इस तमिलनाडु के मैदान में हम बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट मॉनसून से दक्षिण पश्चिमी मॉनसून से जो बारिश होती है वो कैसी होती है? लो रेनफॉल, न्यून वर्षा। और क्यों वर्षा कम होगी? बस 5 मिनट और बचे हैं चांदनी, 1:15 पर क्लास शुरू होती है और 1:15 तक चलती है। ठीक है, 1:15 to 2:15। तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून आया, इससे तमिलनाडु के मैदान में जो बारिश हो रही है वो कम इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर काम क्या कर रहा है? रेन शेडो इफेक्ट ऑफ नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। नीलगिरी, अन्नामलाई तथा इलायची पहाड़ियों का वृष्टि छाया प्रभाव।
ओके। तो ये गाइस हम लोगों ने देखा कि जो हमारा समर मॉनसून होता है, जो ग्रीष्मकालीन मॉनसून होता है, वो जब भारत में आता है तो क्यों राजस्थान में और तमिलनाडु के मैदान में बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को नहीं मिलती। अब बचा क्या है? अब बचा है यहां पर कि भाई नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या होता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मॉनसून क्या होता है। अब बचा है कि हम मॉनसून की ओरिजिन को समझें, मॉनसून की उत्पत्ति को समझें। अब बचा है कि हम मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझें कि अल नीनो है, ला नीना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से सुनिए। कल, आज कितनी तारीख है? 23, 24 तारीख को आपका एक और सेशन आएगा। वो सेशन भी किस पर रहेगा? इंडियन मॉनसून पर, भारत के मॉनसून पर दूसरा सेशन। टाइमिंग क्या रहेगी बता देता हूं, 1:15 से 2:15, ठीक है। तो 24 सितंबर यानी कि टुमारो, कल इंडियन मॉनसून पर हम अपना अगला सेशन लेंगे 1:15 से 2:15 पर। थैंक यू सो मच। ठीक। अच्छा, जल्दी से मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो देखो गाइस, अनअकैडमी यूपीपीएससी पर 2021 के पीसीएस के लिए फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। 16 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट हुआ है और हर वेडनेसडे इसमें एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। इस कोर्स को अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन चार्जेस 1 महीने के लिए 1400 है, 3 महीने के लिए 3500, 6 महीने के लिए 5600, 1 साल के लिए 7000 है और 2 साल की जो फीस है वो है 8400 रुपए, ठीक है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन करें गाइस, आप सब्सक्रिप्शन करें, आपका कोई फ्रेंड 2 ईयर का जो प्लान है, 2 साल का 24 मंथ्स का, उसकी फीस है 8400 रुपए। 2 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस है 8400 रुपए। जब भी आप सब्सक्राइब करें, ये रेफरल कोड है मेरा, ठीक है। किस चीज का फॉरवर्ड लिंक? किस चीज का फॉरवर्ड लिंक चाहिए आपको? हेल्पी, ये आपकी जो ऐप है अनअकैडमी की, उस ऐप में आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन प्लान्स जो होते हैं वो आपकी ऐप में ही आपको मिल जाएगा, उसके लिए किसी लिंक की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान सब्सक्रिप्शन करना चाहता है तो उसकी ऐप में खुद से प्लान्स वो शो करते हैं कि आपको कौन कौन से प्लान्स जो हैं अवेलेबल हैं और कौन सा प्लान आप यूज कर सकते हो। देयर इज नो लिंक विच इज रिक्वायर्ड, किसी लिंक की जरूरत नहीं है। तो गाइस, सब्सक्राइब करने के लिए रेफरल कोड मेरा यूज कर लीजिएगा, नवाजिश.खान। इससे आपको फी में 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 1 साल की सब्सक्रिप्शन फीस जो आपकी 7000 है वो घट करके हो जाएगी 6300 रुपए, और 2 साल की फीस जो आपकी 8400 रुपए है ये घट करके हो जाएगी 7560 रुपए। और ध्यान रखेंगे कि ये रेफरल कोड मेरा ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीपीएससी के लिए ही काम करेगा। अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स अगर सब्सक्राइब करते हो, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, तो आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर सकते हो और इससे आपको 10% का जो है वो ऑफ मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देने की परमिशन अब अनअकैडमी पर नहीं है। अनअकैडमी मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टली एजुकेटर्स को मना किया है कि वो अपना टेलीग्राम लिंक जो है वो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको रेफरल कोड बता दिया गाइस। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि मान लीजिए आपने 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लिया, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया, तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहली चीज, आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स।
जिसमें आपका प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे अनअकैडमी यूपीपीएससी पर 50 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं, 50+ एजुकेटर्स हैं। इन सारे एजुकेटर्स की आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी आप क्लास करना चाहो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट आपको चाहिए अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, वो टेस्ट आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस, जो भी आपके डाउट्स होते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, उनको क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। तो अनअकैडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप घर बैठे यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए। अपनी अपनी फीडबैक आप सभी लोग दे दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अच्छी फीडबैक दे दीजिएगा। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 1:15 पर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।